नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की डेट में हम लोग डेली आंसर राइटिंग का पार्ट 96 देखेंगे। 96वां पार्ट है और यूपी पीसीएस मेंस 2020 और बीओ मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, आज की डेट से आप लोगों को करंट अफेयर मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो करंट अफेयर दोस्तों आज की डेट से आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और जो डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है दोस्तों, आप लोगों को जैसे बहुत से लोग हैं, देखिए जो लोग दूर भागते हैं आंसर राइटिंग से, अगर आपको मेंस में पास आउट होना है, पास करना है मेंस को, तो आपको आंसर राइटिंग करनी ही पड़ेगी दोस्तों, आप चाहें या ना चाहें। बहुत से लोगों को अच्छा लगता है, बहुत से लोगों को नहीं अच्छा लगता, लेकिन आप जिस दिन मेंस देने जाएंगे उस दिन आपको यही कार्य करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को आप लोग समझिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। जैसे बीओ मेंस की जहाँ तक बात करते हैं दोस्तों, तो बीओ मेंस में है क्या कि जैसे आप लोगों को जो 200 शब्दों में और 125 शब्दों में जो ड्राफ्टिंग मिली है, तो उसको आप लोग कंसाइज रूप में 3 फॉर्मेट में लिखना स्टार्ट करिए। कि जैसे आपका 125 शब्द हैं, 50 शब्द हैं और 25 शब्द हैं, तो इस शब्द सीमा में आपको 3 फॉर्मेट में लिखना है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो जो चीज़ दी गई है उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आज का प्रश्न जो पेपर फर्स्ट का है, प्रश्न संख्या 191 है और 200 शब्दों में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अब जो प्रश्न है, प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियाँ कि जैसे जो ग्रामर की गलतियाँ हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। देखिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक जो होती हैं तो वो अक्षम्य होती हैं, ऐसी गलती आप लोग ना करें, साफ़ सुथरा लिखें। अगर आपकी अच्छी हैंड राइटिंग है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन पार्ट, तो तीनों में अगर एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं तो आप लोगों के जो उत्तर है वो अच्छा हो जाता है। इसके साथ में कुछ डेटा, डायग्राम, इन सारी चीज़ों का भी उपयोग करिए। तो आज के प्रश्न को देखते हैं, कौन से प्रश्न पर आज हम लोग बात करेंगे। और दोस्तों, जैसे 11 तारीख को आप लोगों का पीसीएस है, अपर पीसीएस का प्रीलिम्स जो है 2020 का एग्ज़ाम है 11 अक्टूबर को, तो उससे संबंधित करंट अफेयर भी आज से आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी और अच्छे से करंट अफेयर को देख लीजिए। और बीओ मेंस के लिए, जैसे जो लोग बीओ मेंस जिनका लगा है तो वो लोग भी पीसेस दे रहे होंगे, तो उनके लिए भी है कि आप लोग अच्छे से करते रहिए। बाकी जो प्रॉपर रूप में जो मटेरियल है वो आपको 12 तारीख से, 12 या 13 तारीख से आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के डेट में हम लोग पेपर फर्स्ट को देखेंगे। पेपर फर्स्ट का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 191 है, 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को लिखना है। प्रश्न को देखते हैं। जैसे देखिए, प्रश्न है आपका, समाजवाद को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आपको समाजवाद को बताना है कि समाजवाद क्या है, इसको परिभाषित करना है। तो देखिए, सबसे पहले बात तो यही होती है कि समाजवाद है क्या। जैसे समाज के विभिन्न अंगों, जो लोग रहते हैं, जो संस्थाएं हैं, देखिए विभिन्न अंग और समाज दोनों का एक साथ चलना, ध्यान रखिएगा, दोनों का एक साथ चलना। अब इसमें है क्या चीज़ कि जैसे समाज जो है, समाज जैसे समाज की उत्पत्ति जो है, ठीक है, समाजवाद की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से कैसे हुई, तो सोशियस से हुई है। सोशियस एक शब्द है, सोशियस, तो इसका अर्थ होता है साथी। अब सोशियस से ही बना जाके आपका आगे सोशल बना और उसी से बना सोशलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, अर्थ है साथी। अब देखिए, एक्चुअल में अगर समाजवाद की, सोशलिज्म की डेफिनेशन की बात की जाए तो देखिए इसमें उत्पादन के साधनों पर, जो उत्पादन के साधन है जैसे पूंजी, श्रम, भूमि, इन सारी चीज़ों पर राज्य का नियंत्रण होना। वस्तुओं, सेवाओं, इनका वितरण जो है वो सरकार के द्वारा किया जाता है। इसमें समानता पर बल दिया जाता है, सभी वर्गों के हितों का संरक्षण किया जाता है कि किसी के साथ गलत ना हो पाए। जो समाजवाद एक विचारधारा है, तो इस समाजवाद की विचारधारा
जैसे उद्भव भारत में जो हुआ है वो 19वीं शताब्दी में हुआ है, ठीक है। तो इसी के समय इस पर मुख्यतः क्या है, समानता पर बल दिया गया है और जो उत्पादन के साधन हैं उन पर राज्य का नियंत्रण हो, वितरण सही हो। यह पूंजीवाद के खिलाफ में चीज़ों को बताता है, ठीक है। तो ये अपोजिट है, पूंजीवाद एक समाजवाद, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो 19वीं शताब्दी थी तो इस पर इसका उद्भव होता है 19वीं शताब्दी में और समानता पर इस मुख्यतः बात की जाती है। जैसे समाजवाद की विचारधारा से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए। उनमें कौन कौन से व्यक्ति हैं कि जैसे नेहरू हैं, राम मनोहर लोहिया हैं, महात्मा गांधी हैं। तो ये लोग प्रबल रूप से जो समाजवाद की परिभाषा है उससे प्रभावित थे, ठीक है। तो ये समाजवाद की परिभाषा को आप अच्छे से लिखिए, फिर उसके बाद में आगे वाले दूसरे वाले पार्ट में आप लोगों को क्या बताना है कि इसकी विशेषताओं को बताना है। तो विशेषताओं की बात करते हैं। तो देखिए इसकी एक एक करके विशेषताओं को आपको गिनाना है। देखिए जो उत्तर है, उत्तर को आप कुछ पैराग्राफ में भी लिखिए, कुछ डायग्राम के फॉर्मेट में भी लिखिए, कुछ पॉइंट्स के फॉर्मेट में भी लिखिए। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपका उत्तर बेहतर माना जाएगा और सबसे अलग माना जाएगा, ठीक है। जहाँ पर जो ज़रूरत लगे उसी के अनुसार चीज़ों को आप लिखिए। अब देखिए समाजवाद की जो विशेषताएं हैं तो उनको अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो देखिए समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो पूर्ण रूप में राजनीतिक एक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत है कि जिसमें क्या है, भाई जो राज्य है, राज्य में राजनेता क्या करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं और इसी सिद्धांत में आपका समाजवाद पूरा क्रियान्वित होता है। और कहा भी जाता है कि यह एक राजनीतिक क्रांति भी है। यहाँ पर जो समाजवाद है, समाजवाद में एक विशेष प्रकार की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था का प्रयोग होता है, समानता की एक व्यवस्था का प्रयोग होता है। आर्थिक रूप से समानता लोगों के बीच में आती है। जैसे मान लीजिए यह एक समाज है, समाज के अंदर लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं। अब ये जो लोग हैं, लोगों को मतलब किसी के साथ में गलत ना हो कि किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, किसी के पास पैसा बहुत कम है। जो एक आर्थिक समानता है वो होनी चाहिए। लोगों में समानताएं, जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं लोगों के लिए समान रूप से कार्य करें, ठीक है। इसके साथ में क्या है कि इसमें आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का प्रयोग इस तरीके से किया जाता है समाजवादी विचारधारा में, ठीक है, समाजवाद में, कि सभी के साथ न्याय हो। यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता। जो समाजवाद की विचारधारा है तो इसमें क्या है, इसमें व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता, इसमें समाज को महत्व दिया जाता है। प्रबलता से अधिक जो समाजवाद है, समाजवाद में समाज को सबसे ज़्यादा बल दिया गया है, व्यक्ति को बल नहीं दिया गया है। अगला पॉइंट क्या है, जो समाजवाद विचारधारा है ये पूंजीवादी की जो पूंजीवादी विचारधारा है उसका विरोधी है, पूंजीवाद का विरोध करता है। कि भाई पूंजीवाद में क्या होता है, पूंजीवाद में यही होता है कि अधिक से अधिक जो उत्पत्ति के साधन हैं उनसे आप पैसा कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा धन का संग्रहण करें, अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो। तो यहाँ पर जो पूंजीवादी विचारधारा है उसका ये विरोध करता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, सभी में समानता की बात करता है। अब वहाँ पर केंद्रीकरण की बात होती पूंजीवाद में कि सारी की सारी चीज़ें, धन और संपदा, सारी चीज़ें कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में एकत्रित हो जाए। और क्या है, समाजवाद क्या करता है, समाजवाद जो विचारधारा है इसमें आपसी सहयोग पर बल देता है कि लोगों के बीच में एक आपसी सहयोग बना रहे, आर्थिक रूप से एकरूपता लाई जाए, कि ऐसा ना हो कि समाज में बहुत से लोग बहुत ज़्यादा जिनके पास में पैसा है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास में बहुत कम पैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, समाजवाद आर्थिक रूप से एकरूपता लाना चाहता है समाज में, लोगों के बीच में। समाजवाद समानता पर बल देता है, हर प्रकार से समानता। और क्या है, विचारधारा के आधार पर भी समानता। लेकिन अगर आप निष्कर्ष के रूप में कहेंगे तो आप एक देखिए, एक कहते नहीं है कि एक उत्तम समाज
कि जो एक विचारधारा होती है कि भाई हम समाज को अति उत्तम बनाना चाहते हैं, तो अति उत्तम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। देखिए कहीं भी कोई भी चीज़ें होती हैं तो उसमें कुछ कमियां, कुछ गलतियां होती हैं। कोई भी परिपूर्ण नहीं हो सकता, कोई भी सोसाइटी परिपूर्ण नहीं हो सकती। तो यहाँ पर भी भाई अगर आप सभी चीज़ों को, जैसे 10 व्यक्ति हैं, 10 लोगों को आप 10 तरीके से ट्रीट करते हैं, अब आप समानता की बात करते हैं तो आप सभी को समान रूप से करें, तो ये तो एक अन्याय की ही स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पक्षों पर आपको बैलेंस व्यू देना है। निष्कर्ष में जाकर आप अपना एक बैलेंस व्यू दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों अच्छे से इस प्रश्न को लिखिए, समाजवाद को परिभाषित करिए और उसके बाद इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, और क्या है कि इसके पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को पेड ग्रुप जो चल रहा है पीसीएस मेंस का 2020 का, और जो बीओ मेंस है उसके पेड ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, और भी अन्य चीज़ें मिलेंगी 11 तारीख के बाद में। चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न जो है वो पेपर सेकंड का है, जीएस पेपर सेकंड का, और प्रश्न संख्या जो है 192 है। 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। क्या भारत में न्यायिक सुधार की आवश्यकता है? स्पष्ट करना है, 125 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। इसके बारे में आप लोग लिखिए। लिखने से पहले वही सावधानियाँ कि जैसे जो ग्रामर की गलतियाँ होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो उसमें अगर एक कोटेशन ज़रूर डालिए। ठीक है, कोई कोटेशन के रूप में कोई कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अगर आप ऐड करते हैं तो आपका उत्तर बेहतर हो जाता है। इसके साथ में क्या है कि इसके साथ में भी आप अन्य चीज़ों को करिए कि जैसे डाटा है, फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग करिए। और जो शब्द सीमा 125 शब्द दी गई है उसी शब्द सीमा में आप लिखने का प्रयास करिए, अपना बेस्ट देने का प्रयास करिए। अब जैसे बीओ वालों के लिए क्या है कि जैसे इसी प्रश्न को आपको क्या करना है, जैसे किसी भी प्रश्न में आपके पास में 10 से 12 पॉइंट हो जाते हैं तो आप उसके बारे में इजीली लिख ले जाते हैं। तो आपको क्या करना है, 3 फॉर्मेट में लिखना है, 125 शब्द, 50 शब्द और फिर उसके बाद 25 शब्दों में। ठीक है, तो आज के प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न जो है पेपर सेकंड का है। प्रश्न क्या है, क्या भारत में न्यायिक सुधार की आवश्यकता है? स्पष्ट करना है। तो देखिए जो न्यायिक, भारत में न्यायिक प्रक्रिया में समस्याएं, तो अब इसको देखते हैं कि आखिर न्यायिक सुधार जो है वो क्यों चाहिए। क्योंकि जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। ठीक है, तो उन्हीं को बताते हुए फिर सुधार बताने हैं, आपको अपने सुधार बताने हैं। ठीक है, तो भारत में देखिए न्यायिक प्रक्रिया की जहाँ तक बात की जाती है तो न्याय प्रक्रिया में समस्याओं को देखते हैं। तो देखिए प्रक्रिया अत्यधिक खर्चीली है। खर्चीली का मतलब क्या है, अगर आज की डेट में आपको सुप्रीम कोर्ट में कोई केस लड़ना है तो उसके लिए बहुत अच्छी खासी मात्रा में आपको पैसा पेड करना पड़ता है। एक अच्छे वकील को हायर करना पड़ता है, उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण गरीब तबके का इंसान जो है वो न्याय उसको नहीं मिल पाता। अब सोच कर देखिए, एक किसान क्या सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट के वकील को हायर करके क्या वह अपना केस लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता, उसकी फ़ीस नहीं दे सकता। तो जो भारत में न्याय प्रक्रिया है उसमें यह बहुत बड़ी समस्या है। ग्रामीण तबकों के लिए, एक गरीब इंसान के लिए सुप्रीम कोर्ट में न्याय पाना एक जटिल कार्य है। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि वृद्धिक साक्षरता का अभाव है, कि जैसे कानूनों का अभाव है। जैसे कहा भी जाता है कि हमारा देश क्या है, वकीलों का स्वर्ग है। जो भारत देश है वो वकीलों का स्वर्ग माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इतनी जटिलताएं हैं, इतने नियम कानून हैं, इतनी अनुच्छेद हैं, इतनी धाराएं हैं, तो ये सब मिलाकर इनका ज्ञान रखना। अब इसीलिए वकीलों के लिए क्या होता है, अब जो जागरूकता है, विधिक साक्षरता है, वो लोगों में है नहीं, करना भी नहीं चाहते। तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है, ऐसे स्थितियों में जब हम समाज की तरफ नज़र उठाकर देखते हैं तो
वकीलों को प्राथमिकता दी जाती है। भाई सीधी सी बात है कि आपको, जैसे आपको चीज़ें पता हों, कानून पता हो, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन क्या है, लोग वकीलों के भरोसे बैठते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं वकील केस लड़ने के लिए चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि न्याय प्रक्रिया में कौन कौन से कानून हैं, क्या है, किस तरीके से है। तो ये लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगली चीज़ क्या है, अगला पॉइंट ये है कि जैसे जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं तो उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार। यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालयों में क्या होता है कि यहाँ पर जो कार्यप्रणाली है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। घूसखोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें अधीनस्थ न्यायालयों में खूब चलता है। तो ये भी एक न्याय प्रक्रिया में बहुत बड़ी बाधा बनता है, आके न्याय प्रक्रिया में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में आता है। और क्या चीज़ है कि जैसे जो अधीनस्थ न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं तो उनको नियंत्रित करने की व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ। तो ये भी इसीलिए न्यायिक सुधार की ज़रूरत है कि लोगों को त्वरित न्याय मिल सके, जल्दी न्याय मिल सके, जो न्याय व्यवस्था है वो अच्छी हो सके। तो इन चीज़ों के लिए जो समस्याएं हैं भारत में न्याय प्रक्रिया के समक्ष, तो इनको खत्म करने के लिए आपको क्या है, जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें सुधार करने होंगे। अब देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में सुधार कौन कौन से करने हैं। तो सबसे पहला सुधार तो यही है कि विधिक साक्षरता की व्यवस्था की जानी चाहिए सरकार के द्वारा, और जो नागरिक संगठन के लोग हैं उनके द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, हर तरीके से जो जानकार लोग हैं वो अवेयर करें दूसरों को। ठीक है, तो विधिक साक्षरता की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। और क्या है कि जैसे त्वरित न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, कोई भी केस जाता है, अब आप सोच कर देखिए, बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि वह व्यक्ति जो आरोपी रहता है तो आरोपी को सज़ा भी दे दी जाती है। ठीक है, वह जेल में बंद भी रहता 2-2 साल, 3-3 साल। अब पता लगा उसको अभी तक कोई ये भी फाइनल नहीं हो पाया कि क्या चीज़ हुई क्या नहीं हुई, अभी वो जेल में बंद है। अब वो बंद रहते रहते उसने 1 साल काट लिए। अब पता चला कि वह व्यक्ति जो आरोपी था वह निर्दोष निकला। तो अब यहाँ पर ऐसी समस्याएं पैदा होंगी कि जो एक त्वरित न्याय की व्यवस्था है, जिससे ये एक गलत सज़ा मिली उसको ना चाहते हुए भी, केवल जो प्रक्रिया है उसमें ढीला ढाली के कारण, तो ये नहीं होना चाहिए। अगली चीज़ क्या है न्यायिक व्यवस्था में सुधार में, तो देखिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए। हमारे नीति निर्देशक तत्वों में भी निःशुल्क कानूनी सहायता की बात कही गई है, लेकिन अगर धरातल पर देखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, तो जो एक निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था है ये नहीं हो पाती। ठीक है, जो लोगों को चीज़ें हैं, जो समाज में लोग हैं, उन तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पाती। तो सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा निःशुल्क कानूनी सहायता प्रोवाइड करना। और क्या है न्यायिक सुधारों में कि जैसे ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना करना। ठीक है, अभी क्या है, जैसे कोई केस होता है तो क्या करते हैं, आप जिला न्यायालय में जाते हैं और आप उससे बड़ी कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में एक ग्राम में न्यायालय खुलना चाहिए, एक ग्राम में न्यायालय होना चाहिए, जिससे त्वरित न्याय उसी गांव में वहीं पर हो सके। तो ये सारी चीज़ें हैं, ग्राम न्यायालयों की स्थापना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या है कि जैसे जो हाई कोर्ट हैं, ठीक है, हाई कोर्ट हैं, इनकी खंडपीठों का अधिक से अधिक गठन किया जाना चाहिए। कि जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक हाई कोर्ट है और उसकी खंडपीठ जो है एक जैसे कहते हैं ना अफिलिएशन टाइप में, कि मतलब एक खंडपीठ अलग से बनाई गई है कि हाँ भाई यहाँ पर भी कार्य होगा। वो लखनऊ में बनी खंडपीठ। तो ये खंडपीठें जो बनी हुई हैं एक ही है, तो इनको क्या है अलग अलग जगहों पर करना चाहिए। जैसे मेरठ में हो जाए, एक बीच में शाहजहाँपुर में हो जाए, इधर इटावा में हो जाए, इधर आपका बांदा में हो जाए। तो इससे क्या है न्याय प्रक्रिया में बहुत तेज़ी आएगी, लोगों को समय पर न्याय मिल पाएगा। तो ये सुधार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और क्या है कि जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या जो है, देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट हमारे यहाँ बहुत कम है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था
बहुत बड़ी मात्रा में की जानी चाहिए, जिससे कि अगर कोई भी आरोपी है तो उसको दोषी या निर्दोष जो भी हो वो डिसाइड जल्दी हो सके, निर्णय उसका जल्दी आ सके। इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या जो है वो बढ़ानी चाहिए। और क्या है अगला पॉइंट, क्या है अगला पॉइंट है आपका, जो देखिए मोस्टली कानून क्या है कि जैसे ब्रिटिश काल के हैं, अंग्रेजों ने बनाए थे, अब ब्रिटिश काल के कानून उसी तरीके से चले आ रहे हैं, तो उन कानूनों में एक बार समीक्षा करनी चाहिए। जो अतार्किक कानून हैं, जो अप्रासंगिक कानून हैं, उनको ख़त्म किया जाना चाहिए, उनको ख़त्म किया जाना चाहिए। और क्या है कि जैसे देखिए सिविल सर्वेंट के लिए क्या होता है कि अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं उन अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया है। जैसे उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी है और सेंटर में यूपीएससी है, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग। तो अब ऐसी स्थिति में क्या है, न्यायाधीशों के लिए भी एक अखिल भारतीय सेवा का सृजन होना चाहिए, ठीक है, कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति हो सके और केसों का निस्तारण जो है वो अधिक से अधिक कर सकें, और जो न्याय व्यवस्था है उसमें सुधार किया जा सके, लोगों को समय पर न्याय मिल सके। तो ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अच्छे से इस प्रश्न को लिखिए, दोनों प्रश्नों को लिखिए। इसके पीडीएफ आप लोगों को बीओ मेंस के ग्रुप में और जो पीसीएस मेंस है, यूपी पीसीएस मेंस 2020 का ग्रुप जो चल रहा है उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छे से आप लोग लिखते रहिए, ठीक है। अगर आप लोग भागेंगे इन चीज़ों से तो फिर आपके साथ बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ये मेंस में लिखने में समस्या आएगी, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके साथ में, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग लिखते रहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।